I am C. Rajesh Sharma and hoping you all are well. So friends, today my topic of discussion is how to avoid the income tax notices. जी हाँ दोस्तों हम पूरे फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर इतने सारे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्या मैं कहूँगा छोटे ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, क्योंकि 2-3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो मैं उसका छोटा ट्रांजेक्शन ही कहूँगा। तो आज की डेट में दोस्तों अगर हम 2-3 लाख रुपए का या कोई बड़ा ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो भी हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। जी हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से आप बच जाएं, आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस इनकम टैक्स के नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों मैं बस एक छोटा सा एक टर्म नई एक यूज करना चाहूंगा यहाँ कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मैनेजमेंट करना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मैनेजमेंट करना होगा, जो कि ट्रांजेक्शन्स हम पूरी साल में करते रहते हैं, छोटे या बड़े ट्रांजेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा ब्लैक मनी है, इतना ज्यादा अनअकाउंटेड मनी है, जो कि थ्रू फॉर्मल चैनल्स ऑफ द इकोनॉमी जो रूट होते हैं, जो पैसा हमारा ब्लैक मनी है वो कहीं ना कहीं वाइट होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को, ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीडीटी के साथ मिलकर कुछ एक ऐसे ट्रांजेक्शन्स ऐसे आइडेंटिफाई किए, कुछ एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स ऐसे आइडेंटिफाई किए कि जहां उनको लगा कि ये जो सारा ब्लैक मनी है, ये जो सारा जो अनअकाउंटेड मनी हमारा कहीं ना कहीं हमारे थ्रू द एस्टेब्लिश चैनल्स ऑफ इकोनॉमी वो कहीं ना कहीं रूट होकर ब्लैक से वाइट बन रहा है। तो ये जो कुछ एक 13 ट्रांजेक्शन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टुगेदर विद सीबीडीटी वो नोटिफाई किए हैं, और जैसे मैं कहूँ एक उनमें से ट्रांजेक्शन्स हो गया प्रॉपर्टी परचेज करने का हो गया, या कि कैश डिपॉजिट का हो गया, जो कि हमारे एकदम फॉर्मल चैनल्स ऑफ द इकोनॉमी बैंक के थ्रू या रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू होते हैं। तो दोस्तों ये सब जो ट्रांजेक्शन्स हैं इन पर सीबीडीटी ने एकदम से कमर कस लिया, और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये अब ऑल ओवर इंडिया कोई भी बंदा करे, चाहे किसी भी इंटेंशन के साथ करे, उसके पास नोटिस आने के पूरे चांसेस रहते हैं दोस्तों, चाहे उसकी इंटेंशन कुछ भी हो। तो मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ वो सारे पॉइंटर्स, वो सारे 13 ट्रांजेक्शंस एक एक करके डिस्कस करना चाहूँगा, जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके, जिनका आप ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करके कहीं ना कहीं आप एक इनकम टैक्स का जो नोटिस आता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जो 13 ट्रांजेक्शंस थे उसमें एक पहला ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड आता है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मॉनेटरी लिमिट्स डिसाइड की हुई है कि अगर उनसे ज्यादा आप बैंक के थ्रू कुछ एक कैश का ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपके पास नोटिस आ सकता है, और आपकी ये डिटेल्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सीबीडीटी को आपका बैंक ही देगा दोस्तों। तो जैसे कि इसमें पहला ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं कि कैश पेमेंट परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी बैंक ड्राफ्ट जो आप बनवाते हो, चाहे कोई इश्यू के लिए बनवाते हो, किसी को पे करने के लिए बनवाते हो, अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी बैंक ड्राफ्ट एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बनवाते हो, तो आपके पास एक इनकम टैक्स से नोटिस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। और दूसरा इसमें है कि अगर आप कैश पेमेंट परचेज करते हो, कैश पेमेंट करते हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इशूड बाय आरबीआई। दोस्तों आरबीआई कुछ एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू करता है जो कि हमारे छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि कोई बिल का पेमेंट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया, जो एक बैंक की थोड़ी सी लिमिट मान देती है, जो एक लिमिट फिक्स कर देती है, वो सब अगर आप परचेज करते हो थ्रू आरबीआई, और उसकी ट्रांजेक्शन की आपका जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए और उससे ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इसकी डिटेल्स भी आपका पूरा बैंक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहेगा कि आप, अगर आपको नोटिस सर्व करना है तो वो बिल्कुल आपको नोटिस सर्व करेगा। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अगर अपने करंट अकाउंट में अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं पूरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उनके पास दोस्तों नोटिस आएगा ही आएगा। तो ये सब, जैसे कि एक पहला पॉइंट था मेरा कैश डिपॉजिट का, कैश विड्रॉल का या कैश पेमेंट का, इन सब की एक लिमिट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेट की हुई है कि आप इससे ऊपर करोगे तो आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आपके पास नोटिस आ जाए। तो जो मैंने टर्म यूज किया था वहाँ पे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बताऊंगा कि जैसे अगर आपकी लिमिट 50 लाख रुपए की क्रॉस हो रही है, आपको पता है, तो कैसे भी अपने सीए से कंसल्ट करके या किसी भी
आपके बाद जो भी प्रोफेशनल्स हो आपके पास, उनसे कंसल्ट करके आप इस मैनेजमेंट को करके कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते। दूसरा मेरा इसमें पॉइंट है फ्रेंड्स, कैश डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट एक्सक्लूडिंग द करंट अकाउंट इन द टाइम डिपॉजिट अकाउंट। यानी कि कहीं ना कहीं वो सेविंग अकाउंट्स की तरफ ही आपका बात आ रही है निकल के कि अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करा देते हैं फ्रेंड्स, तो आपके पास नोटिस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जो मेरा अभी तक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है अपने फील्ड में, इनकम टैक्स के फील्ड में, तो 10 लाख रुपए से ऊपर जिसने कैश डिपॉजिट कर दिया तो उसके पास नोटिस आना ही आना है, ये कंफर्म है। लगभग 100% नोटिस इस केस में आते हैं। तो अगर आप कोई ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट्स कर रहे हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि आप सोचो कि बैंक वाइज रेफर करेगा, जैसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 5 लाख जमा कर दिया, पीएनबी में 5 लाख जमा कर दिया, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये पेन बेसिस पर चलता है। आपका पेन जहाँ भी हो, सिंगल पेन पर आप किसी भी बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते। उन सबका एग्रीगेट होकर कहीं ना कहीं अमाउंट आपका 10 लाख रुपये बनेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप इन सबके ट्रांजेक्शन करने वाले हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए और देखते रहिए कि आपकी 10 लाख की लिमिट पूरी तो नहीं हो गई, और किसी वजह से आपकी लिमिट अगर पूरी हो भी रही है, आपको कैश डिपॉजिट करना है, तो आप उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बना के रखिए, ताकि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आए तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएं, आप उसके सोर्स को एक्सप्लेन कर पाएं। थर्ड पार्ट है इसमें फ्रेंड्स कि वन और मोर टाइम डिपॉजिट्स जो आप एफडीआर कराते हैं बैंक के अंदर, अगर आपने एग्रीगेट 10 लाख रुपए या उससे की ऊपर की जो आपने एफडीआर अपने बैंक के अंदर करा रखी हैं, तो आपके पास नोटिस आने के पूरी चांसेस रहते हैं। बट इसमें उन्होंने एक चीज को एक्सक्लूड कर दिया है कि जो एफडीआर आपकी पहले से बनी हुई थी और वो टूटकर या मैच्योर होकर दोबारा नहीं हो रही है, तो वो आपकी इस चीज में कवर नहीं होगी। अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी एफडी बनवाई है, चाहे कैश में बनवाई हो, चाहे बैंक से ही अकाउंट से बनवाई हो, लेकिन फिर भी आपके पास वहाँ पूरे चांसेस रहते हैं कि आपके पास नोटिस आ जाए। और इन सब की डिटेल्स कौन देगा? आपके बैंकिंग पार्टनर देंगे, आपकी कोऑपरेटिव बैंक देगी, आपका पोस्ट ऑफिस देगा, आपकी एनबीएफसी बैंक देगी। यही सारी जो बैंक्स होती हैं वो वही होती हैं जो कि आपकी सारा डेटा इनकम टैक्स तक पहुंचाती हैं। तो आप जनरली सारे ट्रांजेक्शन इन्हीं के थ्रू करते हो, यही आपका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाती हैं। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है काफी हद तक इस चीज में। चौथा पॉइंट है इसमें, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, जी हाँ दोस्तों, हम आज की डेट में बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, और क्रेडिट कार्ड का जो हम यूज करते हैं उसमें अगर हम उसका पे 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में कर देते हैं, या पूरी साल के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अकाउंट अगर हम बैंक अकाउंट से भी करते हैं, तो भी आपकी बैंकिंग पार्टनर आपकी डिटेल्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा देगा फ्रेंड्स। और वो कहीं ना कहीं आपको नोटिस सर्व कर सकते हैं अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम अपनी फाइल नहीं की है। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम में उन सारे ट्रांजेक्शंस को कंसिडर नहीं किया है, तो आपका बच पाना इस केस में बड़ा ही मुश्किल होता है। आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि आप लोग ट्रांजेक्शंस करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप ऐसा ट्रांजेक्शंस कर रहे हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगाह में सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस है। तो इसमें मेरा अगला पॉइंट और 5वां पॉइंट है वो यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी के डिवेंचर्स परचेस कर लेते हो या बॉन्ड परचेस कर लेते हो और उन सब की वैल्यू 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा होती है पूरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो भी आपकी डिटेल आपकी कंपनी जिसके आपने डिवेंचर्स परचेस किए हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंचा देगी कि आपने हमारे यहाँ से 10 लाख रुपए या उससे ऊपर के डिवेंचर्स परचेस किए। ये भी आपको एक माइंड में रखना पड़ेगा। इसके अलावा मेरा जो 6th पॉइंट है आपका, वो है शेयर्स के लिए। आप जिस भी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करते हैं, शेयर्स नहीं, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी को भी उन्होंने कंसिडर किया है कि अगर आपने शेयर एप्लीकेशन मनी के लिए या शेयर्स एक्वायर किए 10 लाख रुपए या ऊपर से ज्यादा के, तो भी आपकी डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा थोड़ा एक बायबैक का पॉइंट है कि अगर आपने बायबैक की है शेयर्स को अदर देन द शेयर्स बॉट इन द ओपन मार्केट, अगर आपने ओपन मार्केट से किए तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपने ओपन मार्केट से अपने शेयर्स बायबैक किए हैं और उनका एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपया ऊपर से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कवर उसकी भी चली जाएगी। और आपको पता ही नहीं होता कि हमने कोई जो ट्रांजेक्शंस किया है उसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, और कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि मैं तो ठीक है फ्री हूँ, सारे ट्रांजेक्शंस में बैंक के थ्रू कर रहा हूँ, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की सच में जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से घबरा जाते हैं और अपना जो
एक रिप्लाई है, जो प्रॉपर रिप्लाई है वो आप प्रेजेंट नहीं कर पाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जहां आपको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी नोटिस आते हैं फ्रेंड्स, आती नहीं आती, वो नोटिस आपके कई टाइम बाद आते हैं, जैसे 2 साल बाद आया या 3 साल बाद आया। जब भी आपका केस ओपन होता है तो 3 साल पहले आपने क्या ट्रांजेक्शन किए थे, क्यों किए थे, आपको भी नहीं पता होता कई बार। तो प्रॉपर होगा, बेटर होगा कि अगर आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनकी एक्सप्लेनेशन आप जरूर बना लीजिए। अगर आप ये ट्रांजेक्शन कर चुके हो, अगर आप इस लिमिट के अंदर अभी भी फॉल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन सारे ट्रांजेक्शन का आप ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कीजिए कि कैसे मैं इनकम टैक्स नोटिस से बच ही जाऊं, तो ज्यादा बेटर होगा। इसमें अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड का। अगर आप जैसे आज की डेट में म्यूचुअल फंड में लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का ले रहे हो, चाहे आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ले रहे हो, चाहे आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ले रहे हो, कोई कैटेगरी वाइज से मैटर नहीं करता, ये आपका एग्रीगेट देखा जाएगा। और अगर आपका एग्रीगेट 10 लाख रुपए ऊपर से ज्यादा का हो गया, तो भी इसकी डिटेल्स आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी। और पहुंचने वाला कौन होगा? ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड ही होंगे, जो आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में अगर आप म्यूचुअल फंड्स को ट्रांसफर करते हो, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। ये तभी कंसिडर होगा जब आप कोई परचेज करते हो। इसमें 9th पॉइंट है फ्रेंड्स कि फॉरेन करेंसी का। अगर आप कोई फॉरेन करेंसी बाय करते हो तो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपया उससे ऊपर की है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो भी आपके पास आ जाएंगे। लेकिन जो हेज फंड में अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं, करेंसी ज्यादा बाय करते हैं। इसके अलावा जो एक मेजर पॉइंट था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस पर सबसे ज्यादा फोकस था, वो था सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड मनी इंडिया का कहीं इन्वेस्टेड है, तो वो प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्टेड है। और सबसे ज्यादा फोकस भी सीबीडीटी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। अगर आप पूरी साल के अंदर कोई भी सेल या परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो ये जो सारी डिटेल्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएंगी। इसमें सबसे ज्यादा केसेस तो मैंने खुद अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ी उस चीज के लिए और अपने टाइम। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका केस कभी भी खोल लेगा जैसे उनको पता चलेगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन किए हैं और आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न की फाइल नहीं की है, और उस रिटर्न फाइल में अगर आपने की भी है और उसमें कैपिटल गेन का आपने कहीं कंसीडर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये सब एक बहुत ज्यादा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन बन जाती हैं। और इस ट्रांजेक्शन पर तो खासकर से सीबीडीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ही निगाह इतनी ज्यादा है कि अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हो तो बच नहीं पाओगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, जो कि है कैश सीट ऑफ फॉर सेल। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कैश सफिशिएंट कैश है, तो और उसकी लिमिट देखो, सिर्फ 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी हुई है कि अगर 2 लाख रुपए से ऊपर आप कैश में परचेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी डिटेल्स आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचाएगा कौन? जिससे आपने सामान लिया है। अगर वो टैक्स ऑडिट के अंदर 44 AB के अंदर फॉल करता होगा, तो उसकी लायबिलिटी है कि आपकी डिटेल्स पहुंचा जाएगी। तो दोस्तों, छोटे ट्रांजेक्शन जो मैं कह रहा था कि छोटे ट्रांजेक्शन भी उन्होंने कवर किए हैं, वो 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कैश वाला कवर किया है कि आप कैश में कोई भी सामान अगर परचेज करोगे, तो जो सेल कर रहा है उसको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। कई एक बार क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी कोई सिस्टर है, उसने ट्यूशन आई, उसने कोचिंग्स की है, उसने जो भी काम किया, अपने 2-3 लाख रुपए जमा किए, 2 या 3 सालों में ही जमा किए उसने। मैं ये नहीं कहता कि उसने 1 महीने में 2 महीने में कमाया, उसने 2 या 3 साल में 2-3 लाख रुपए किए जमा। और जब उसके पास हो गए तो उसने बोला कि चलो गोल्ड लेके आते हैं। वो गई लेके और गोल्ड लेके आ गई। आपने तो 3 सालों की कमाई से वो गोल्ड खरीदा, 2 लाख रुपए का। 2 लाख का गोल्ड क्या ही आएगा आज के लिए। कहीं ना कहीं ये सारी ट्रांजेक्शन आप करते हो, और जो 3 साल में जिसने 3 लाख रुपए कमाया हो, अगर उसको इनकम टैक्स नोटिस आ जाए, तो बेचारा उसका क्या ही हाल हो कि ये क्या बवाल आ गया। तो अगर आप इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन करते हो 2-3 लाख रुपए का, तो बेटर होगा कि इस कैश को आप पहले अपनी बैंकों में डिपॉजिट कीजिए, अब बैंक के थ्रू आप ये काम कीजिए, ताकि आपका भी एक चेक पॉइंट बना रहे कि जब भी आपका बैंक से कोई पेमेंट जाता है, तो उसके पास उसका रिकॉर्ड्स आपके पास एक होता है कि ठीक है, ये ट्रांजेक्शन मैंने किया था। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 इसमें आता है कि कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन पीरियड। ये थोड़ा पॉइंट पुराना हो गया, बट ये जो उन्होंने कवर कर रखा था, ये पॉइंट आज भी उनका एज इट इज पड़ा हुआ है कि अगर आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम में अगर आपने
करंट अकाउंट में एक या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया था तो आपके पास नोटिस आया था। सबके पास नोटिस आया था डिमोनेटाइजेशन वाला, बिल्कुल 3 लाख रुपए जमा किए थे, 4 लाख रुपए जमा किए थे, सबके पास नोटिस आया। तो वहीं सेविंग बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ऊपर से आपने अगर जमा किया था उस समय तो आपके पास नोटिस आया था और आपने बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी इसकी दी होगी आपने, आपके सीए ने, जो भी है। तो इन सब नोटिस से भी बच सकते थे आप। उस समय तो काफी ज्यादा मतलब चर्चा का पॉइंट भी था कि आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट ना करें। बट अगर आपने कोई कमाया पैसा है, अगर आपको कोई लगता है कि नहीं ये तो सारा पैसा मेरा मेहनत की कमाई का और सारा टैक्स पेड है, तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन बना के रखिए कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था। इसके अलावा एक पॉइंट आया था कि ये जो ऊपर केस आइडेंटिफाई होंगे जिनके पास नोटिस जाएगा कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 16 टू 9 अप्रैल 16, यानी कि लॉकडाउन पीरियड से जस्ट पहले का पीरियड, अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन उस कैटेगरी में फॉल करता है, पॉइंट नंबर 12 में आपने डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में इससे ज्यादा, इस लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया था, तो वो आपकी 1 अप्रैल 16 से लेकर 9 अप्रैल 16 तक की डिटेल भी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएंगी दोस्तों, कि इस पीरियड में भी आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है, वो सारी डिटेल्स भी उनके पास आ जाएंगी, ताकि वो जब भी उसका स्क्रूटनी असेसमेंट वगैरह होगा तो वो इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 13 ऐसे सस्पिशियस पॉइंट थे जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल बनाए हुए ध्यान, चाहे मैं कहूँ तो सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गया, शेयर्स जो एक बहुत पहले टैक्स प्लानिंग चली थी शेयर्स की भी और शेयर एप्लीकेशन मनी की भी, उन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया। और जो जितने भी कहीं ना कहीं हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 लाख रुपए की लिमिट लगाई है कैश परचेज पर, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी ये लिमिट्स फिक्स की गई है। लेकिन एक सफिशिएंट लिमिट है अगर आपके लिए, आप अगर इनसे ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आपको अगर इनकम टैक्स नोटिस से बचना है तो इन सब ट्रांजेक्शंस का आपको प्रॉपरली मैनेजमेंट करना होगा। जहां आपकी लिमिट क्रॉस होने वाली है तो आप अभी रुक जाएं और अपने सीए से कंसल्ट करने के बाद वो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शंस का मैनेजमेंट करें। अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो घबराएं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपने बिल्कुल पैसा जो ईमानदारी से कमाया उस पर टैक्स पे किया तो बट उसकी एक एक्सप्लेनेशन बना कर रखें, ताकि 2-3 साल बाद जब भी आपके पास नोटिस आए इनकम टैक्स से तो आप उसको प्रूव कर पाएं कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम है बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे असेसमेंट भी इनकम टैक्स के अंदर फेसलेस असेसमेंट शुरू हो गए हैं, अब उनके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं रहने वाली है, तो अब वो नोटिस इश्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा केस ओपन करेंगे, जो कि अभी तक बच जाते थे। जो लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आपका बैंक कभी कभी डिटेल्स आपको दे ही नहीं सकता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आपका म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी, आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये सब लोग नहीं गलत खबर दे सकते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और तो अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करके भूल भी गए हैं, सपोज आपने कोई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का कोई परचेज कर भी लिया, अगर आप भूल गए हैं कि हमने कोई ट्रांजेक्शन, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपको खुद बता देगा कि भाई आपने पूरे साल में ये ट्रांजेक्शन किए हैं और अब आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दीजिए। उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेने के बाद अगर आप फिर भी नहीं करते तो फिर आप नोटिस के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको नोटिस अवॉइड करना है तो जो भी 13 पॉइंटर्स मैंने बताए हैं उसका ध्यान रखिए, क्योंकि फॉर्म 26 जो अभी तक टीडीएस डिडक्शन, एडवांस टैक्स रिफंड के लिए था, उसमें पॉइंट नंबर ई ऐड किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। ये 13 में से आप कोई भी ट्रांजेक्शन अगर पूरे साल के अंदर करते हो तो इसकी डिटेल्स आपके 26 पेज में आ जाएगी दोस्तों। आपको याद दिलाने के लिए कि आपने ये भी ट्रांजेक्शन किया, हो सकता है आप भूल गए हो, और इस ट्रांजेक्शन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करो तो पूरी कंसिडरेशन में ले लो, ताकि आगे फर्दर आप कोई भी स्क्रूटनी असेसमेंट से बच जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अभी कोई इशू है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपको इन सारे पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन दूंगा। और अगर इससे रिलेटेड आप कोई भी मैनेजमेंट चाहते हो कि इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मैं मैनेजमेंट करूँ आपके लिए, तो बिल्कुल नीचे जो वीडियो अपलोड होगी उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स मैं अपनी डालूंगा वहाँ पे। आप जो भी चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।